फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है केस डायरी एंड चार्जशीट। हे एवरीबॉडी, मैं हूं आपका होस्ट नितेश एंड आप देख रहे हैं जुडिशरी क्रैकर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि केस डायरी क्या होती है, केस डायरी का क्या यूज़ है, क्या ऑब्जेक्ट है केस डायरी का, चार्जशीट क्या होती है, चार्जशीट कौन से केसेस में फाइल होती है, चार्जशीट के कंटेंट्स क्या है और क्या एक पुलिस ऑफिसर एक ही केस में दो दो चार्जशीट फाइल कर सकता है। दैट मीन्स कि एक चार्जशीट फाइल करने के बाद क्या वो एडिशनल चार्जशीट फाइल कर सकता है। ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, उसी से आपको नए वीडियोस के अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हम देखेंगे केस डायरी क्या है। केस डायरी एक डायरी जिसके अंदर डे टू डे बेसिस की इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा रिकॉर्ड की जाती है, उस डायरी को हम केस डायरी बोलते हैं। केस डायरी का मतलब क्या? द रिकॉर्ड ऑफ डेली इन्वेस्टिगेशन इनटू अ केस इज कॉल्ड, दैट डायरी इज कॉल्ड केस डायरी। अब जो सीआरपीसी सेक्शन 172 है हमारा, ये पुलिस ऑफिसर को बाउंड करता है, मंडेट करता है कि जो भी केस की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पर्टिकुलर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसकी सारी एंट्रीज उस केस डायरी के अंदर मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड करेगा, माइन्यूट से माइन्यूट की डिटेल उसके अंदर रिकॉर्ड करेगा, जो भी पर्टिकुलर केस को वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि केस डायरी जो होती है वो हर केस के लिए डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। जितने केसेस पुलिस स्टेशन में होंगे अंडर इन्वेस्टिगेशन, उतने ही केस डायरी पुलिस स्टेशन के अंदर होगी। केस डायरी हमेशा एक पर्टिकुलर केस की होती है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है। साथ ही हम देखेंगे कि केस डायरी के अभी कंटेंट क्या होंगे, कि जो भी स्टेटमेंट 161 के अंदर पुलिस ऑफिसर नोट डाउन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो सारे स्टेटमेंट भी केस डायरी का पार्ट होना चाहिए। साथ ही केस डायरी वॉल्यूम में होनी चाहिए और पेजिनेटेड, हर एक पेज पे नंबर होनी चाहिए। पेजिनेटेड का मतलब वो पेज नंबरिंग होनी ज़रूरी है। और केस डायरी को बहुत से स्टेट्स के अंदर स्पेशल डायरी भी बोलते हैं, इसको पुलिस डायरी भी बोली जाती है, और कॉमनली यूज्ड टर्म जो होता है वो होता है स्टेशन हाउस रिपोर्ट। अब हम देखते हैं कि केस डायरी हमने देखा क्या है, अब उसका ऑब्जेक्ट क्या है। केस डायरी का पुलिस ऑफिसर को मंडेट करना कि उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करे, क्या पर्पज़ क्या है स्टैट्यूट का? पर्पज़ यही है कि मजिस्ट्रेट को वो एनेबल करे कि आईओ ने जो भी डे टू डे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, इन्वेस्टिगेशन उसने किया है, क्या इन्वेस्टिगेशन डे टू डे बेसिस पे किया है और उसकी लाइंस क्या थी इन्वेस्टिगेशन की, वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहा था केस को। सिंपल सोल ऑब्जेक्ट। मजिस्ट्रेट अवेयर रहना चाहिए कि आईओ ने डेली बेसिस पे क्या इन्वेस्टिगेशन की है और क्या मेथड था उसका इन्वेस्टिगेशन का। अब दो केस है जिसके अंदर फर्स्ट भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि जो भी एंट्रीज आप लिख रहे हो ना डायरी के अंदर, वो सारी की सारी प्रॉम्प्टनेस यानी फटाफट में होनी चाहिए, सफिशिएंट डिटेल्स के साथ सारे फैक्ट्स उसके अंदर मेंशन होने चाहिए और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मतलब क्या हुआ कि जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आप चालू कर रहे हो, वो फटाफट से डायरी में एंट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर रहे हो आप सुबह से शाम तक कहीं कुछ इन्वेस्टिगेट करके आ गए केस को डिफरेंट डिफरेंट, उसके बाद शाम को आके सारी चीज़ें लिखने बैठ रहे हो। नहीं, प्रॉम्प्टनेस यानी जितना जल्दी हो सके। आप स्टेशन छोड़ के बाहर जा रहे हो तो आपको एंट्री करके जाओ कि आप कहाँ जा रहे हो, किस किस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हो, XYZ जो भी है पर्टिकुलर डायरी में आपको मैंशनिंग करनी है, सारी डिटेल्स के साथ मेंशन करनी है। इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कंसर्न अक्यूज के घर गए या कंसर्न विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने गए या क्राइम सीन आप फिर से एक बार इन्वेस्टिगेट करने गए। तो सफिशिएंट डिटेल्स होनी चाहिए। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब क्या हुआ, आप अगर सबसे पहले अक्यूज के घर गए हैं, क्राइम अक्यूज के घर गए इन्वेस्टिगेट करने, तो आपको सबसे पहले डायरी में वो मेंशन होना चाहिए। आप अगर बाद में क्राइम सीन फिर से गए इन्वेस्टिगेशन करने, तो वो बाद में मेंशन होगा। आप इन एंट्रीज को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। सेकंड केस लॉ है कि ज्योति घोष वर्सेस स्टेट। इस केस में कोर्ट ने ये बोला था कि जो डायरी है ना, वो अक्यूज के अगेंस्ट में चार्ज फ्रेम में तो यूज़ आ सकती है, पर चार्ज फाउंड करने में यूज़ नहीं आ सकती। डिफरेंस है हल्का सा, समझिएगा। जो ज्योति घोष वर्सेस स्टेट के केस में कोर्ट ने ये बोला कि जो पुलिस डायरी है वो चार्ज फ्रेम करने में तो हेल्प कर सकती है, पर चार्ज फाउंड करने में मदद नहीं कर सकती। चार्ज अगर लग गया, अप्रूव हो गया और कोर्ट को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा चार्ज होगा नहीं होगा, तो चार्ज फ्रेमिंग में तो हेल्प हो जाएगी, पर कोई चार्ज लगा ही नहीं तो आप पुलिस डायरी देख के चार्ज बनाने की कोशिश नहीं कर सकते।
अब हम देखेंगे कि केस डायरी का यूज़ क्या है। केस डायरी का यूज़ यही है कि पुलिस ऑफिसर को पहले बाउंड करना कि आप सारी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स उसके अंदर डायरी में मेंशन करोगे, डे टू डे बेसिस की, कि आप कहाँ गए थे, किस जगह गए थे, कौन सी प्लेस आपने विजिट करी, किस पर्सन से आप मिलने गए, सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। सेकंड जो बात करेंगे हम पॉइंट की, वो है इसकी बताएगा एविडेंशियरी वैल्यू क्या है केस डायरी की, कि कोर्ट के पास पावर है कि वो इन डायरीज़ को ट्रायल के दौरान पर्टिकुलर केस की डायरी को वो कोर्ट में समन कर सकता है अंडर सेक्शन 91 सीआरपीसी के, क्योंकि केस डायरी भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आती है। पर ये डायरी का जो कोर्ट समन कर रही है, इसका यूज़ एविडेंस में नहीं करेगी कोर्ट। एविडेंस में केस डायरी का यूज़ कभी भी नहीं आएगा। डायरी का यूज़ सिर्फ एड या असिस्ट करने में काम आएगा, कोर्ट की सहायता करने में काम आएगा डायरी का यूज़। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर डायरी कोर्ट यूज़ कर रहा है अपनी सहायता के लिए, एड के लिए, तो अक्यूज या उसके रिप्रेजेंटेटिव को कोई राइट नहीं होगा कि वो उस डायरी को देख सके, इस बेसिस पे कि कोर्ट वो डायरी रेफ़र कर रहा है। पर दो एक्सेप्शन है कि अक्यूज के पास कब राइट मिलता है वो डायरी देखने का। पहला, जब कोर्ट वो डायरी के बेसिस पे पुलिस ऑफिसर के जो भी स्टेटमेंट्स कोर्ट में दे रहा है उन्हें कोर्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। दूसरा, जब पुलिस ऑफिसर खुद अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए यूज़ कर रहा है, तो सेक्शन 145 और 161 एविडेंस एक्ट के ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे अकॉर्डिंगली, और अगर कंडीशन फुलफिल हुई तो अक्यूज भी डायरी को देखने के लिए एंटाइटल होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि चार्जशीट क्या होती है। चार्जशीट को हम चालान भी बोलते हैं, आपने सुना होगा चालान, डेली लैंग्वेज में कोर्ट में यूज़ होता है चालान। चालान होता है एक तरीके से कि इन्वेस्टिगेशन के कंक्लूजन पे या जो भी आरोप अक्यूज्ड पे लगाए थे वो सब साबित हो रहे हैं, इतने पर्याप्त सबूत है कोर्ट में प्रूव करने के लिए ट्रायल के दौरान कि अक्यूज के ऊपर कि ये क्राइम इसने किया है। तब ऐसे केस के अंदर जब एविडेंस सफिशिएंट होता है तब चार्जशीट फाइल होती है, या जब जो डॉक्यूमेंट फाइल होता है कोर्ट में उसे चार्जशीट बोलते हैं या चालान बोलते हैं। अब ये कौन से केसेस में चार्जशीट फाइल होती है ये देखते हैं। चार्जशीट फाइल होती है, अभी जैसे मैंने बताया है कि एविडेंस सफिशिएंट जब आईओ को मिल जाता है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते वक्त, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक। दूसरा कि ऑफिसर अगर एविडेंस तो सफिशिएंट मिल ही गए हैं कि उसको सेक्शन 170 के अंदर, तो वो क्या करेगा 170 के अंदर, चार्जशीट तो 173 के अंदर फाइल करेगा जब एविडेंस सफिशिएंट हो गए। पर मीन फाइल प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करेगा आईओ, कि जो कस्टडी अगर अक्यूज की जो है वो मजिस्ट्रेट को दे देगा, हैंड ओवर कर देगा, जो भी एम्पावर है केस लेने के लिए। और अगर ऑफेंस बेलेबल है और अक्यूज सिक्योरिटी देने को तैयार है तो वो सिक्योरिटी लेगा इस चीज़ की कि आप मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होंगे उस दिन या उस तारीख, या जैसे मजिस्ट्रेट आपको डायरेक्ट करता है। साथ ही साथ आईओ क्या करेगा, बॉन्ड लेगा कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस का, कि आप मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होंगे और एविडेंस देने के लिए बाउंड होंगे अगेंस्ट द अक्यूज। वो साथ ही साथ सारे नेसेसरी आइटम या वेपन्स जो भी रिक्वायर्ड है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें हैंड ओवर कर देगा वहाँ पे मजिस्ट्रेट को। और बॉन्ड के जो भी इसने एग्जीक्यूट करवाया है, यानी अक्यूज्ड का, कंप्लेनेंट का, विटनेसेस का जो भी बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया है, वो ओरिजिनल कॉपी जो है वो कोर्ट के अंदर भेज देगा अपनी रिपोर्ट के साथ। और एक कॉपी, इन सब की बॉन्ड की एक कॉपी अक्यूज्ड को, कंप्लेनेंट को या विटनेसेस को देगा जिन्होंने बॉन्ड साइन किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रकाश हिंदुजा के केस में कोर्ट ने ये कहा था कि आप आईओ को ये नहीं बता सकती कोर्ट कि आपको इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करना है, मैनर या मेथड क्या होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का, ये कोर्ट आईओ को नहीं बता सकती। ये आईओ की खुद की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। कोर्ट के पास इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने का कोई भी राइट नहीं है। अभी हमने देखा कि जब सफिशिएंट एविडेंस होता है तो आईओ क्या करता है। अब जब एविडेंस सफिशिएंट ही नहीं है तो ऐसे केस में आईओ क्या करेगा। ऐसा केस में सेक्शन 169 हमें बताता है कि जब सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला इन्वेस्टिगेशन के दौरान अक्यूज़ के अगेंस्ट में, तो वो अक्यूज़ अगर कस्टडी में है तो उससे बॉन्ड भरवाएंगे, उसे चाहे विद या विदाउट श्योरिटी उसे छोड़ देंगे। और बॉन्ड किस लिए भरवाते हैं हम, यहाँ पे सेम पर्पस कि आप मजिस्ट्रेट के सामने जो एम्पावर है, आप उसके सामने जिस दिन आपको बुलाया जाएगा इन केस, तो आपको अपीयर होना है।
तो सेक्शन 169 में क्या प्रोसीजर है, जब आईओ को सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलेगा वो अक्यूज को छोड़ देगा ऑन बॉन्ड विथ या विदाउट श्योरिटीज। बॉन्ड होगा मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होने का जिस भी दिन आपको बुलाया जाता है। अब केस है अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा। इस केस के अंदर अगर ये है कि आयो ने जब 169 के अंदर अगर रिपोर्ट सबमिट कर दी है ना एक बार कि सर कोई एविडेंस नहीं मिला है, सफिशिएंट नहीं है कि आप ट्रायल जस्टिफाई कर सके या ट्रायल में इसके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो प्रूव कर सकें, तो मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस ऑफिसर को बुला के कंपेल नहीं कर सकता कि नहीं आप पुलिस रिपोर्ट फाइल करिए ही करिए, यानी चार्जशीट आप फाइल करिए ही करिए। इंपॉर्टेंट केस है अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा कि एक बार अगर 169 की रिपोर्ट फाइल कर दी गई है, डेट इज़ एफआर बोलते हैं हम इसे, फाइनल रिपोर्ट, जब एविडेंस सफिशिएंट नहीं होते हैं तो मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को वापस नहीं बुला सकता कि सर आप चार्जशीट फाइल करिए ही करिए, आप पुलिस रिपोर्ट फाइल करिए ही करिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि रिपोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है पुलिस ऑफिसर की, यानी सफिशिएंट एविडेंस मिले हैं, तो उस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालिसिस देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है ना वो रिपोर्ट 3 डिफरेंट स्टेजेस पे, इन्वेस्टिगेशन की 3 स्टेजेस पे 3 डिफरेंट रिपोर्ट हैंडओवर करता है। एक 157 में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देता है वो मजिस्ट्रेट को, दूसरा 168 के अंदर अपने ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को या अपने सीनियर ऑफिसर को जिसने उसे डिप्यूट किया है उस केस के ऊपर उसको रिपोर्ट सेंड करता है, और सेक्शन 173 जिसकी बात हम अभी करेंगे, जब वो फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को मजिस्ट्रेट को देता है रिगार्डिंग कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब सेक्शन 173 क्या बोलता है? सेक्शन 173 बताता है कि जब इन्वेस्टिगेशन जो भी होगी ना वो विदाउट अननेसेसरी डिले कंप्लीट होनी है, डिले नहीं होना चाहिए। एक तरीके से अगर यहाँ से क्वेश्चन भी थोड़ा घुमा के पूछा जाता है प्रीलिम्स में बहुत बार कि टाइम फॉर इन्वेस्टिगेशन कितना होता है, इन जनरल टाइम फॉर इन्वेस्टिगेशन कितना होता है? तो इन जनरल तो कोई टाइम नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन का कोई टाइम नहीं होता है, क्योंकि वर्ड यूज़ किया गया अननेसेसरीली डिले के साथ आपको कंप्लीट करना है। पर अगर एक इन्फ्रेंस निकाला जाए विद रेफरेंस टू सेक्शन 167 तो हम कह सकते हैं कि सर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए 60 या 90 डेज़ का टाइम होता है पर्टिकुलर केसेस के अंदर, नहीं तो अक्यूज को जो होता है डिफ़ॉल्ट बेल का राइट हो जाता है। पर ध्यान में रखना ये इंटरव्यू में थोड़ा सा फंसाता है कभी कभी, तो हमें दोनों आंसर कनेक्ट करके देने हैं, सिर्फ यही नहीं बोलना है कि सर कोई टाइम पीरियड नहीं होता है क्योंकि अननेसेसरी डिले यूज़ किया हुआ। जितना जल्दी हो सके आईओ को रिपोर्ट हैंड ओवर करनी है। हालांकि 60 और 90 डेज़ में भी वो बाउंड नहीं है, पर यहाँ अगर वो 60-90 डेज़ में नहीं करता है तो इसका इफेक्ट क्या निकलता है एक्यूज के ऊपर, हमें वो साथ में बताना है, दोनों को क्लब इन करके। सेकंड ये इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट से अभी ऐड हुआ है। ये इन्वेस्टिगेशन अगर रेप चाइल्ड का हो रहा हो ना, कि चाइल्ड का रेप हुआ है और उसका इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो आपको 2 महीने में कंप्लीट करना है उस दिन से जिस दिन आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। ये टाइम पीरियड जो है वो चेंज कर दिया गया है अभी अमेंडमेंट से, ध्यान में रखना है, 2 महीने कर दिए गए हैं। फिर हम देखेंगे कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है तो वो पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए। पहले पार्टीज़ के नाम होंगे, इन्फॉर्मेशन होगी किस तरीके की है, विटनेसेस की लिस्ट होगी, उनका नाम होगा, ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है और ऑफेंस किसने कमिट किया है ये सारी चीज़ बताएगा। कि अक्यूज़ का भी अरेस्ट हुआ है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अक्यूज़ को क्या बॉन्ड पे छोड़ा है, और अगर जब अक्यूज़ को सेक्शन 170 के अंदर क्या फॉरवर्ड कर दिया गया मजिस्ट्रेट की कस्टडी में, और मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, ये चार्जशीट का कंटेंट बनता है, पार्ट बनता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो वुमेन है, वुमेन ऑफेंसेस के केस में जो वुमेन का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है उसकी रिपोर्ट भी सेक्शन 173 में इंक्लूड की जाती है। अब आईओ को भी बाउंड है कि वो इन्फॉर्मेशन अगर चार्जशीट फाइल कर रहा है तो वो इन्फॉर्म करेगा इन्फॉर्मेंट को कि चार्जशीट आपके केस में अंदर फाइल हो रही है, आरोप पाए गए और हम चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। आईओ जो है मैंने आपको बताया था कि 2 केसेस में अब इन्फॉर्मेंट को इन्फॉर्म करेगा। पहला इन्फॉर्म करता है वो जब उसको इन्फॉर्मेशन मिली है, एफआईआर मिली है कि मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूँ केस, प्राइमा फेसा मुझे नहीं लगता कोई केस हुआ है, तो मैं ना ही इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ ना ही मैं किसी और से करवा रहा हूँ, तो भी उसे इन्फॉर्मेंट को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। और दूसरा अभी कि जब चार्जशीट फाइल कर रहा है तब भी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट को देनी होगी।
अब है अक्यूज्ड को जब रिलीज किया गया है ना खुद के बॉन्ड पे, हमने देखा ना 170 में कि अक्यूज्ड बॉन्ड देने को तैयार है विद और विदाउट श्योरिटीज, और तो हमने जब उसको खुद के बॉन्ड पे छोड़ा है तो मजिस्ट्रेट जो है एक ऑर्डर निकाल सकता है कि डिस्चार्ज कर सकता है ऐसे बॉन्ड को, ऐसे बॉन्ड को ख़त्म भी कर सकता है या कंटिन्यू भी कर सकता है जैसा उसे ठीक लगे, या नया बॉन्ड उसे कैंसिल करके उस बॉन्ड को डिस्चार्ज करके एक नया फ्रेश बॉन्ड भी भरवा सकता है। अब ये एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि जब आयोग को लगता है कि कुछ स्टेटमेंट, जो भी प्रोसीडिंग्स के जो स्टेटमेंट है वो सब्जेक्ट मैटर अपनी जो केस है उससे इतना रिलेवेंट नहीं है और अक्यूज को इसका डिस्क्लोजर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस पे अफेक्ट करेगा, जस्टिस सर्व नहीं हो पाएगा प्रॉपर, तो मजिस्ट्रेट से वो पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा कि सर ऐसे स्टेटमेंट या कॉपीज़ जो है वो आप अक्यूज को ना दें। अक्यूज को हम कॉपी कहाँ पे देते हैं? अक्यूज को हम कॉपी 207 208 में सर्व करवाते हैं। क्या समझिए, फिर समझिए इस पॉइंट को, जब आयोग को लगता है कुछ स्टेटमेंट जो है वो प्रोसीडिंग्स जिस टाइप की है उसके सब्जेक्ट मैटर से इतने रिलेवेंट नहीं है और वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस पे अफेक्ट करेगा अगर अक्यूज को वो इन्फॉर्मेशन मिली है, तो पुलिस ऑफिसर आईओ मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करेगा कि सर ऐसे स्टेटमेंट की कॉपीज़ जो है वो अक्यूज को ना दी जाए और जो भी कॉपीज़ उन्हें ग्रांट की जाती है 207 208 के अंदर वो सर उसे एक्सक्लूड कर दिया जाए। साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट जब फाइल करेगा साथ ही साथ क्या करेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट जिस पे प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है जो मजिस्ट्रेट को अब तक भेजे नहीं गए थे वो सब के सब भेजे जाएंगे अलॉन्ग विथ सेक्शन 161 के स्टेटमेंट। काम का है पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेगा जो अब तक उसने नहीं भेजे थे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस या अक्यूज्ड अंडर रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161। अब आयो जो है वो कुछ स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट वो भी फर्निश कर सकता है जिस पे प्रोसिक्यूशन का केस रिलाई करता है, वो भी बता सकता है। अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है अपने एडिशनल चार्जशीट की, तितंबा चालान की। ये पॉइंट पे बहुत रूलिंग्स भी है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक अपनी कुछ जजमेंट्स को ओवर रूल करते हुए एक नई रूलिंग दी है कि एडिशनल चार्जशीट या सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मजिस्ट्रेट की क्या पावर है या आईओ की क्या पावर है, इंटरफेरेंस क्या है, इन दोनों को क्लैरिटी देते हुए डिसाइड किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सेक्शन 173(8) क्या बोलता है एडिशनल चार्जशीट का, कि जब आईओ को चार्जशीट फाइल करने के बाद भी कोई फर्दर एविडेंस मिलता है केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, केस को रीओपन करने के लिए, तो वो एडिशनल पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट करके एडिशनल चार्जशीट फाइल कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है एडिशनल चार्जशीट या एडिशनल रिपोर्ट जो भी है फाइल कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये उन्हीं केसेस में फाइल हो सकती है जब पुलिस को लगता है कि अक्यूज कुछ और हो सकता है या ये भी ऑफेंस हुए थे। नहीं, जब पुलिस को लगता है कि हमने पहली चार्जशीट गलत फाइल कर दी थी, अक्यूज कुछ और था, हमें गुमराह किया गया था और एविडेंस सारे प्लांट किए गए थे पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में, तो वो अगली एफआईआर भी पेश कर सकती है वापस के सर अक्यूज ये नहीं है, ये कंसर्न्ड पर्सन ये है, तो वो फिर से चार्जशीट फाइल करेगी और एफआईआर पर्टिकुलर दूसरे के केस में। ध्यान रखना। अब इसके अंदर जो पहला केस आता है रणधीर सिंह राणा वर्सेस स्टेट, इसके अंदर कोर्ट ने ये बोला था कि जो पावर है मजिस्ट्रेट का इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, सेक्शन 156 के 3 में वो उससे एक्सरसाइज कर सकता है इवन आफ्टर जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो गई हो। यानी 156(3) की जो मजिस्ट्रेट की पावर है वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट होने के बाद भी मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज कर सकता है। ये पुलिस, हालांकि 156(3) की जो मजिस्ट्रेट की पावर है ये पुलिस ऑफिसर की पावर को भी इफ़ेक्ट नहीं करता है कि वो फर्दर केस इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकता, नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग है। कोर्ट ने क्लियर कर दिया 156(3) के अंदर मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। दूसरा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुलिस ऑफिसर की पावर को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की पावर को अफेक्ट करता है, नहीं, अगर उन्होंने रिपोर्ट सबमिट भी कर दी उसके बाद भी वो फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। पर मजिस्ट्रेट की जो पावर है ना 156(3) में, ये थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड है। ये कोर्ट ये बोलता है कि अगर कोग्निजेंस ले लिया कोर्ट ने, अक्यूज्ड अपीयर हो गया, तो फिर मजिस्ट्रेट जो है वो 156(3) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकती है। ध्यान से रखना, काम का पॉइंट है, दिमाग में बैठाना। जब कोर्ट ने कोग्निजेंस ले लिया है, अक्यूज्ड अपीयर हो गया है, तो उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन का 156(3) के अंदर कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती।
ये सब बोला गया था रणधीर सिंह राणा वर्सेस स्टेट में। अब दूसरा हमारा केस है जो अभी रिसेंट केस हुआ था, जिसकी मैं बात कर रहा था, 2019 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स को रूल कर दिया है। ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, केस का नाम ही विनू भाई हरिभाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि 156(3), 156(1), जिसको 173(8) के साथ पढ़े हम, तो मजिस्ट्रेट के पास बहुत वाइड पावर है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकता है, आइदर सुओ मोटो या फिर एप्लीकेशन पे। कब? ट्रायल से पहले, कोग्निजेंस लेने के बाद। यानी विनू भाई हरिभाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात ने कोर्ट ने क्या बोला, मैं फिर से इसलिए दोहरा रहा हूँ, आप अच्छे से सुन पाए, ढंग से समझ पाए, कि कोर्ट के पास 156(3), 156(1) और 173(8) के साथ अगर रीड किया जाए तो मजिस्ट्रेट के पास इतनी वाइड पावर है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट कर सकता है, आइदर सुओ मोटो या एप्लीकेशन पे। कब? चार्जशीट का कोग्निजेंस लेने के बाद भी। पर ट्रायल शुरू होने से पहले, अगर ट्रायल स्टार्ट हो गया तो फिर मजिस्ट्रेट की कोई पावर नहीं है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करने के लिए। और एक लास्ट केस है श्याम चरण दुबे वर्सेस स्टेट। इसमें यह बोला था कि सेक्शन 173(8) की जो बात हम करते हैं, एडिशनल चार्जशीट की जो हम बात करते हैं, ये सिर्फ परमिसिव नेचर की है। इसमें क्या है कि या तो इन्फॉर्मेंट या अक्यूज जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं एज अ मैटर ऑफ राइट चार्जशीट फाइल होने के बाद। ये क्वेश्चन भी प्री में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट केस का नाम भी पूछा गया है, डायरेक्ट ऐसे भी पूछा गया है कि क्या चार्जशीट जब फाइल हो गई है, अक्यूज या इन्फॉर्मेंट एज अ मैटर ऑफ राइट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले सकता है या एप्लीकेशन लगा सकता है, और मजिस्ट्रेट बाउंड है फर्दर इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर करने के लिए? नहीं। सेक्शन 173(8) जो है इसका नेचर है परमिसिव नेचर का। ये अक्यूज या इन्फॉर्मेंट को कोई राइट नहीं देता है कि आप फर्दर एज इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कराने के लिए आप हक से मांग सकते हो, नहीं, ये गलत है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक बार मैं समअप कर देता हूँ फिर भी आप आज के वीडियो में हमने देखा केस डायरी क्या है, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, अक्यूज को कब राइट होता है केस डायरी को रेफ़र करने का, चार्जशीट क्या होती है, चार्जशीट जब एविडेंस सफिशिएंट नहीं होते हैं तो पुलिस का क्या प्रोसीजर है 169 के अंदर, जब एविडेंस सफिशिएंट है तो 170 के अंदर पुलिस ऑफिसर आईओ को क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, और 173 उसको पुलिस रिपोर्ट का कैसे पेश करनी है, किसको इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में भेजने हैं, क्या कंटेंट्स होने चाहिए, और क्या एडिशनल रिपोर्ट फाइल कर सकता है पुलिस ऑफिसर आफ्टर सबमिशन ऑफ फर्स्ट चार्जशीट। तो इसका भी जवाब हमने देखा, और साथ ही हमने केस लॉज देखे कि क्या कोर्ट की रूलिंग आई है, प्लस रिसेंट केस लॉ भी हमने देखा विनू भाई हरिभाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। चलिए थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल फॉर द डे।